रेसलमेनिया के बाद फाइनली आज जाके ब्रॉक लेसनर के फैंस के कलेजे को पहुंची होगी ठंडा, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारे F5s और शायद अब जाके जेकब फाटो को समझ में आ गया होगा कि ट्राइबल चीफ से पंगा क्यों नहीं लेना चाहिए। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं WWE के क्लैश इन इटली प्रीमियम लाइव इवेंट को। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को शुरू में लाइक कर सकते हैं अगर आपको पता है कि आज का ये रिव्यू आप एंजॉय करने वाले हो। तो सबसे पहले शो की स्टार्टिंग होती है कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच के साथ में, और इस मैच को मैं इस तरीके से देख रहा था कि भाई ये शो पर एक अनप्रिडिक्टेबल मैच है। सबसे पहले क्लैश इन इटली का एटमॉस्फेयर, भाई ये क्या था। आज के क्राउड ने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं जो इससे पहले हमने WWE में कभी भी नहीं देखी थी। तो एंट्रेंस पे भी वो जो पिलर वगैरह उन्होंने लगा के रखे हुए थे दिल्ली में, जैसे सीपी में हमने स्ट्रक्चर, जैसे दिल्ली के सीपी में स्ट्रक्चर है वैसे वहाँ पे पिलर वाला स्ट्रक्चर था, वाइट पिलर वाला स्ट्रक्चर था। मैच की स्टार्टिंग बहुत ही स्लो पेस पे होती है वैसे जैसे कोडी रोड्स के मैचेस भी होते हैं, लेकिन क्राउड की एनर्जी ने इसको ऐसा महसूस करवाया कि जैसे कि बहुत ही फास्ट पेस पर ये चल रहा है। शुरू में गुंथर ने इस मैच में डोमिनेट किया, उसके बाद कोडी रोड्स भी कम बैक करते हैं, एक पेडिग्री भी उन्होंने हिट करी। गुंथर ने यहाँ पे ड्रॉप किक लगाई, पावर बम लगाया, उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। और मैं बोलूंगा कि वैसे गुंथर और कोडी रोड्स का जो रेसलिंग स्टाइल है वो मैच को बहुत डीप तक लेके जाते हैं, लेकिन ये इस मैच में मुझे लगा नहीं कि वैसी अप्रोच है। कोडी रोड्स ने क्रॉस रोड्स भी लगा दिया था लेकिन उसके ऊपर भी गुंथर ने किक आउट कर दिया था। अब इसके बाद कोडी रोड्स जाते हैं अपने कोडी कटर के लिए, लेकिन उसको काउंटर कर दिया गया स्लीपर होल्ड के साथ। पहले तो बहुत देर तक कोडी रोड्स फंसे रहे, लेकिन उसके बाद जब वो निकलते भी है, निकल के वो बैठ जाते हैं और ऐसा लगा कि अच्छा ये बंदा बाहर निकल गया है, वहां से दोबारा जो गुंथर है उन्होंने उनको जकड़ लिया। और जब एक बार एल्बो मारने शुरू कर देते हैं गुंथर अपने अपोनेंट के ऊपर उनको स्लीपर होल्ड में फंसाने से पहले, इसका मतलब कि अब मामला खतरनाक हो गया है। लेकिन भाई कोडी रोड्स ने कैसे भी करके रोप ब्रेक कर लिया और फिलहाल यहाँ पे पास आउट भी नहीं हुआ, ना वो टैप आउट हुए। अब इसके बाद कोडी रोड्स ने भी स्लीपर होल्ड लगा दिया। तो ये गुंथर के मैचेस में होता रहता है कि सामने वाला बंदा उनका भी मूव लगा देता है, जैसे एक आदमी ने रेसलमेनिया में भी किया था गुंथर के साथ में और उसने फिर गुंथर को हरा भी दिया था। अब ये मैच का एंडिंग मोमेंट आता है जब अपना कटर लगा दिया, उसके बाद कोडी रोड्स ने क्लोज लाइन मार दी और उसके बाद वो क्रॉस रोड्स लगाते हैं और भाई पिन फॉल हो गया है गुंथर का इस मैच में और कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। अब मैच का फिनिश WWE ने कंट्रोवर्शियल ऐसे दिखाया कि गुंथर का जो पैर है जब जो पिन करना स्टार्ट हुआ तो वो रस्सियों के नीचे था, और WWE का अगर एक नॉर्मल मैच है तो आप ऐसा कर नहीं सकते। तो रेफरी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं गुंथर, वो चिल्ला भी रहे उनके ऊपर बहुत ज्यादा, लेकिन उस चीज से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे चैंपियनशिप रिटेन हो गई है। तो मुझे अगेन वही बात समझ में नहीं आई कि गुंथर वो बंदा है जिसने इतने सारे सुपरस्टार्स को, अभी लेजेंड्स को रिटायर किया है, लेकिन अब ये क्या है। तो ये जो इनकंसिस्टेंट बुकिंग है गुंथर के साथ, मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं कि यार गुंथर से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे कि भाई ये बंदा बिलीवेबल है, तगड़ा है, वो इन्हीं रीजंस की वजह से। वो कभी कुछ करता है, कभी वो जे उसो से भी हार जाता है, कभी वो सैमी ज़ेन से भी हार जाता है, उसके बाद वो कुछ और तगड़े काम कर देता है और उसके बाद फिर वो ऐसे हार भी जाता है शो पर। अब कोडी रोड्स से हारे हैं तो ये नहीं है कि भाई कोडी रोड्स कोई लुच्चा सा बंदा है, वो ऐसे ये कहने का मतलब नहीं है। मुझे लगता है इस मैच की बुकिंग, मतलब जिस तरीके से ये WWE ने प्रोड्यूस किया था मैच, वो वैसा नहीं था कि गुंथर को भी यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि प्रोटेक्ट किया गया। अगर आपको लग रहा है कि वो रस्सियों के नीचे पैर डालने से कुछ प्रोटेक्ट कर लिया WWE ने गुंथर को, तो भाई वो चीज़ हो नहीं पाई है वैसे। तो थोड़ा अब यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव रिएक्शन कोडी रोड्स की बुकिंग को लेके भी आने वाला है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है रिया रिप्ली वर्सेस जेड कारगिल के बीच में। रिया रिप्ली को क्लैश इन इटली के क्राउड से बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिलता है। आज उनका जो गियर है वो भी थोड़ा अलग था, यूजुअली वो ज़्यादा ब्लैक ही पहनती है लेकिन आज वो रेड आउटफिट के साथ आई थी। शुरू में तो जेड कारगिल ने लेफ्ट राइट अप डाउन हर तरीके से रिया रिप्ली को बहुत बुरा मारा, लेकिन उसके बाद रिया रिप्ली फाइट बैक करती हैं, बहुत सारी क्लोज लाइन्स उन्होंने हिट करी, उसके बाद सुप्लेक्स लगाया टॉप रोप से, जो उनकी ड्रॉप किक है वो भी उन्होंने हिट करी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जेड कारगिल, रिया रिप्ली दोनों ने ही अपने फिनिशर्स लगाने का ट्राई कर लिया, लेकिन अब तक किसी से भी जो फिनिशर है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है जब जेड कारगिल के ऊपर वो रिपटाइड लगाने जाती है, लेकिन उसको उन्होंने DDT में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन अब शुरू होती है मैच में भसड़बाजी, क्योंकि मिचिन और B5 ये सब निकल के आ जाते हैं। जेड कारगिल ने उसका फायदा उठाने की कोशिश करी लेकिन वो कुछ उठा नहीं पाई, उल्टा रिपटाइड लगा दिया रिया रिप्ली ने जेड कारगिल को। और जब वो पिनफॉल के लिए जाती है, पहले तो यहाँ पे बॉच हो गया, वो जो B5 है वो टाइम पे पैर रख नहीं पाई, लेकिन मैच वैसे ही प्रोड्यूस हुआ था तो रेफरी को जो पिन काउंट करना है उसको रोकना ही पड़ता। रिंग साइड से उन्होंने इजेक्ट कर दिया था, लेकिन पीछे से शार्लेट फेयर आ जाती हैं हेल्प करने के लिए। क्रॉस बॉडी उन्होंने लगाया, उसके बाद वो रिंग साइड पे उनको फेर रही होती है बुरी तरीके से। मैच में एक मूवमेंट ये भी आता है जब जेड कारगिल ने अपना फिनिशर हिट कर दिया और वो पिन करने के लिए जा रही होती है, लेकिन शार्लेट फेयर ने सेम वे में सेव कर लिया
रिया रिप्ली को इस मैच में, और एंड में जाकर फिर उन्होंने रिपटायर्ड लगा दिया और जैसा एक्सपेक्टेड भी था इस मैच में चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है रिया रिप्ली ने। ये मैच अच्छा था लेकिन अगेन इसके पीछे की स्टोरी लाइन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो पता नहीं इतना इंटरेस्ट डेवलप हो नहीं पा रहा स्टिल मेरा अभी भी इस रिया रिप्ली और जेड कारगिल की फ्यूड को आगे देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है शो पर मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्ड कर रही थी। ये डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का बिगेस्ट रीमैच एवर है। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर की एंट्रेंस होती है और जो मैंने आपसे बात बोली कि भाई आज क्लैश इन इटली के क्राउड ने कुछ ऐसा किया जो कि हमने इससे पहले नहीं देखा। भाई इन लोगों ने ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग गा दिया, जैसे सैमी ज़ेन के उसमें ओ करके वो ऐसे गाते हैं, सेथ रॉलिंस के उसमें भी सेम सोचो उसी बीट पे अगर ब्रॉक लेसनर का भी म्यूजिक गाया जाए कि हो वो सुन के ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ब्रॉक, मतलब इतना बढ़िया वो सिंक हो रहा था, इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने गाया कि ऐसा लगा कि आज ब्रॉक लेसनर अपना एक कस्टम थीम सॉन्ग लेके आए हैं। इवन अगर आप नोटिस भी करोगे तो शुरू में ब्रॉक लेसनर को देख के भी वो लग रहा था कि इस चीज को वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद ओबा फेमी अपनी एंट्रेंस करते हैं और ओबा फेमी की एंट्रेंस भाई जो भी पूरा शुरू से लेके एंड तक उनका होता है भाई, वो ऑरा फार्मिंग तो उनकी भी तगड़ी वाली चलती है। अब ब्रॉक लेसनर को ये बात अच्छे से पता है कि इस बंदे ने मुझे हराया है रेसलमेनिया में, तो अगर मुझे यहाँ पे इसको हराना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैच में घंटी बजने से पहले ही ब्रॉक लेसनर ने जैसी ओबा फेमी की नजरें हटी मारना शुरू कर दिया और उसके ठीक बाद ही बेल बज जाती है और यहां से शुरू होता है ब्रॉक लेसनर का आतंक। आतंक भी कोई ऐसा वैसा आतंक नहीं, ऐसा आतंक कि ब्रॉक लेसनर आज ये सोच के आया कि भाई सब कुछ जान झोंक दूंगा इस मैच में लेकिन मुझे ओबा फेमी को हराना है। सबसे पहले उन्होंने पहला F5 रखा, दूसरा F5 रखा, तीसरा F5 रखा। मुझे लगता है 15-20 सेकंड के अंदर 3 F5 तो हिट कर चुके थे ब्रॉक लेसनर मैच शुरू होते ही। उसके बाद जब वो चौथा F5 भी हिट करने जाते तो उससे पहले वो बिल्कुल ऐसे जिस निगाह से देख रहे थे ओबा फेमी को कि भाई आज इसे नहीं छोड़ना मुझे, चौथा F5 उन्होंने लगाया और उसके बाद वो पिनफॉल करने के लिए जाते हैं। गेस व्हाट, यहाँ पे ओबा फेमी ने किकआउट कर दिया है। तो भाई ब्रॉक लेसनर का फिनिशर जिसे इतने सालों से ऐसा दिखाया गया है कि ये तो एक लगते ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाता है, और कितने मैचेस में ब्रॉक लेसनर ने एक ही F5 से खेल खत्म किया, लेकिन यहां पे ओबा फेमी के सामने अभी 4 F5 भी काम नहीं आए हैं ब्रॉक लेसनर के। ब्रॉक लेसनर वहां पे शॉक में थे, पॉल हेमन वहां से चिल्लाते हैं किमुरा लॉक के लिए, तो उसके बाद उन्होंने किमुरा लॉक में ही फंसाया। 30-40 सेकंड तक तो उन्होंने रखा होगा फंसा के, लेकिन भाई ओबा फेमी ना वहां पे पास आउट हुए। पास आउट तो मतलब कैसे ही होते, हाथ टैप आउट ही करता है बंदा यूजुअली ऐसे में, तो ना उन्होंने कोई टैप आउट किया है। ओबा फेमी भाई उल्टा खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने वहीं पे ब्रॉक लेसनर को पटक दिया और अब वो कॉर्नर में जाके ब्रॉक लेसनर को धो रहे हैं। मेरा तो भाई ऐसा दिल धक धक हो रहा था कि यार ये लग रहा फिर मैच कहीं दोबारा ब्रॉक लेसनर के हाथ से ना निकल जाए, लेकिन मौका पाके एक और F5 रख दिया ब्रॉक लेसनर ने एंड गेस व्हाट, एक बार फिर से किकआउट कर दिया ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर के स्पिन फॉल के ऊपर। फिर से ब्रॉक लेसनर शॉक है कि यार मैं करूं तो करूं क्या भाई, इस बंदे से मैं रेसलमेनिया में भी हार गया, अब दोबारा इतने F5 लगा दिए, ये बंदा अब भी नहीं मान रहा। इसके बाद ओबा फेमी ने चोक स्लैम लगाया जो कि ऐसा था, बहुत गड़बड़ सा ही वो हो गया और फिर क्लोज लाइन मार के ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर दोनों ही बाहर गिर जाते हैं। और भाई ये भारी भरकम बंदे जब ऐसे बाहर गिरते हैं लगता है यार थोड़ा आराम से रहो, तुम वैसी वजनी आदमी हो, तुम्हारी हड्डी वड्डी कहीं ना टूट जाए, गर्दन वर्दन ना चटक जाए। इसके बाद ओबा फेमी वो जो अनाउंसर डेस्क है उसको क्लियर करते हैं क्योंकि वहां पर उन्होंने चोक स्लैम फिर से लगाना था, लेकिन इसको फ्लिप कर दिया ब्रॉक लेसनर ने, उन्होंने उल्टा ही F5 लगा दिया और जल्दी से भग के ब्रॉक लेसनर रिंग में पहुंच जाता है कि यार पिनफॉल तो नहीं हो रहा, चलो एटलीस्ट मैं क्या पता काउंट आउट से ही जीत जाऊं इस मैच को, क्योंकि भाई ये नॉर्मल मैच है, इसमें आप ऐसे जीत सकते हो, बिल्कुल फेयर होगा ये। जब तक 6 काउंट चल रहा था ओबा फेमी ऐसे ही पड़ा हुआ था, लेकिन 7वें काउंट में पता नहीं उसके अंदर कौन सी बिजली कड़की, वो ऐसे खड़ा हो गया कैजुअली कि जैसे कि ये तो बस लेटा हुआ था, वो खड़ा हो गया। ओबा फेमी वो रिंग में घुस रहा है, एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर शॉक हो गए हैं देख के और उसके बाद वो रनिंग अपर कट्स मारते और भाई क्या खतरनाक लगते हैं ओबा फेमी के अपर कट, क्योंकि अपर कट कोई अगर थोड़ी छोटी बिल्ड का बंदा मारे तो वो नॉर्मल मूव लगेगा, लेकिन ओबा फेमी के मारने से वो कुछ अलग ही चीज लगती है। इसके बाद उन्होंने वैसे ही टॉस कर दिया ब्रॉक लेसनर को कि जैसे कि भाई ये तो शायद कोई 50-60 किलो का आदमी है, और फिर वो अपने फिनिशर के लिए जा रहे होते हैं फॉल फ्रॉम ग्रेस, जिस मूव से हारे थे ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया में। लेकिन इस बार ब्रॉक लेसनर ने वो मूव एग्जीक्यूट ही नहीं होने दिया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर भाई खुद भी एक बहुत ही अल्फा मेल है, कुछ अलग ही एथलेटिक वो बंदा है। ऐसे उठाया हुआ था ओबा फेमी ने ब्रॉक लेसनर को, भाई ब्रॉक लेसनर उछल के ही पीछे आ गया और उसके बाद उन्होंने 7वां F5 मारा, तो इसका जवाब नहीं था ओबा फेमी के पास में और यहां पे ब्रॉक लेसनर ने ओबा फेमी को पिन कर दिया है और उन्होंने हरा दिया है क्लैश इन इटली के इस बिगेस्ट रीमैच में ओबा फेमी को। जिसके बाद क्राउड भी वहां पे बहुत खुश है, क्राउड फिर से ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक गा रहा है और जाते जाते ही ब्रॉक लेसनर ने क्या बोला, 1+1 एंड यू आर डन, ऐसे बिच करके भी वो बोलते हैं ओबा फेमी को। तो रेसलमेनिया में मैच जीत गया ओबा फेमी।
क्लैश इन इटली में मैच जीत गया है ब्रॉक लेसनर। हम आ चुके हैं एक एक मैच की बराबरी पे, और अगर आप थोड़े भी WWE देखने वाले एक समझदार फैन हो तो आपको पता है अब ये चीज़ किस डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन आज के लिए ब्रॉक लेसनर ने ओबाफेमी को हरा दिया है, जो कि है उनकी रेसलमेनिया की हार का बदला। और शुरू से लेके एंड तक भाई मैंने तो इस मूवमेंट को बहुत इंजॉय किया, सब कुछ भाई। ब्रॉक लेसनर ओबाफेमी, इनकी ये जो पूरी फ्यूड है ये पहले सेकंड से अब तक बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट कर रही है जिसको हम आगे जाके भी WWE में याद रखने वाले हैं। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है बेकी लिंच वर्सेस सोल रूका के बीच में, और ये था विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। क्राउड जो है सोल रूका को एक तरफा सपोर्ट कर रहा था, और आज सोल रूका को अपनी वो जो एथलेटिसिज्म है जो उन्होंने NXT में दिखाया, आज जाके फाइनली मेन रोस्टर में दिखाने का मौका मिला। शुरुआत से उन्होंने मून शॉट लगाना शुरू कर दिया, बेकी लिंच भी काउंटर करती है, बैरिकेड पे वो पटक रही है, लेग ड्रॉप लगा रही है। सोल रूका ने सुप्लेक्स मारा, ड्रॉप किक मारी, रनिंग की वो लगाते हैं, रनिंग नी वो लगाती हैं। जिसके बाद सोल स्नैचर के लिए भी जब वो जाती हैं तो भाई उसको काउंटर कर दिया उन्होंने आर्मबार में। भाई अब तो वो लगा रही, मुझे डर लग रहा है जब भी सोल रूका अपना फिनिशर हिट करती है यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेकी लिंच और जेसिका की जो आपको पता रेफरी जो है उनकी आर्गुमेंट तो चलती रहती है, वो इस मैच में भी कंटिन्यू थी। अब बेकी लिंच ने मैन हैंडल स्लैम लगाया तो उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। बेकी लिंच यहाँ पे सोल स्नैचर के लिए भी जाती है, मतलब जैसे ही वो लगाए, पता नहीं लगा पाती है नहीं लगा पाती बेकी लिंच, लेकिन वो तो फिनिशर नहीं लगा पाई सोल रूका का। सोल रूका ने बेकी लिंच का फिनिशर लगा दिया मैन हैंडल, लेकिन उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। और आउट ऑफ नोवेयर आज प्रॉपर परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है सोल स्नैचर, और इस फिनिशिंग मूव के साथ में सोल रूका ने बेकी लिंच को हरा दिया है, और वो बन गई है क्लैश इन इटली में हमारी नई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, जो कि WWE का बिल्कुल सही डिसीजन है। जैसा हम बात भी कर रहे थे कि यार यहाँ पे होना चाहिए ये वाला टाइटल चेंज, क्योंकि ये अच्छा मोमेंटम बनाने में मदद करेगा सोल रूका को, और एग्जैक्टली WWE ने इस मैच का जो फिनिश है उसे ऐसे ही किया था। और अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहाँ पे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई थी, और ये मैच है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। ऊला फाला यहाँ पे ऑन द लाइन है, रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला स्टेटस यहाँ पे ऑन द लाइन है। सबसे पहले जेकब फाटू की एंट्री होती है, उसके बाद रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, और क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से अपने एल्बो को थोड़ा सा सपोर्ट दिया है, लेफ्ट वाला उनका एल्बो है, वो जो हमने देखा भी था कि जब एक बैरिकेड वाला स्पीयर मारा था जेकब फाटू ने तो उन्होंने ब्लीड किया था, तो शायद अब तक वो वाला उस चीज़ से अच्छे से रिकवर नहीं हुए रोमन रेंस। तो इस बार वो ऐसा ब्लैक सा नहीं पहन के आए, उन्होंने उसको भी कस्टमाइज करवा लिया था अपने रिंग गियर के हिसाब से। तो भाई रोमन रेंस अपनी एंट्रेंस करते हैं, हर बारी जो ऑरा है रोमन रेंस का वो फील होता है, और आज क्योंकि थोड़ा एल्बो उन्होंने कुछ अलग पहना था तो रोमन रेंस की एंट्रेंस भी हल्की सी अलग लग रही थी। अब मैच स्टार्टिंग से जैसे मैच में दोनों बंदों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को भी रेस किया जाता है, और साथ में ऊला फाला को भी रेस किया जाता है, यानी कि ये बता रहे थे कि देखो दोनों ही चीजें स्टेक्स पर हैं। मतलब WWE दिखाना चाह रही थी कि हाँ देखो ये ऊला फाला के लिए भी मैच हो रहा है, क्योंकि अगर रोमन रेंस ये मैच नहीं जीतेंगे तो फिर ये ऊला फाला उनके पास से हट के जेकब फाटो के पास जा सकती है। बिल्कुल टिपिकल रोमन रेंस का जैसा मैच होता है वैसे ही मैच शुरू हुआ। अगेन जैसा मैंने कोडी रोड्स और गुंथर के मैच के लिए भी बोला था, क्राउड की एनर्जी ही इसमें शुरुआत से ऐसी थी कि लग रहा था कि मैच जो है बहुत ही फास्ट पेस पर चल रहा है, क्योंकि इस मैच में कुछ भी हो सकता नो डिस्क्वालिफिकेशन। ये तो ये दोनों बंदे क्राउड में जाके लड़ते हैं, स्टील पोल पे जाके लड़ते हैं, एक बर्फ पकड़ के भी रोमन रेंस ने जेकब फाटो को मार दी थी। रोमन रेंस थोड़ा मस्ती के मूड में भी आ गया है, उसने वो जो फूड है उसको भी थ्रो करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद रोमन रेंस टेबल निकालते हैं, अभी इस टेबल का यूज नहीं हो पाया, लेकिन जेकब फाटो ने रोमन रेंस को स्टील स्टेप्स पे फोड़ा। एक स्टील स्टेप को उन्होंने रिंग में डाल दिया, और एक बहुत ही कूल मूवमेंट आता, मतलब थोड़ा यूनिक था। वो स्टील स्टेप्स को बहुत ही कम तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन रोमन रेंस ने भाई उसको पकड़ के ही सीधा जेकब फाटो के सिर पर डाल दिया। बहुत वो मूव खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन जो उसका एग्जीक्यूशन था और जिस तरीके से वो कैमरा पे आया वो बहुत सही लगा। वैसा नहीं है सही में फोड़ देना है, लेकिन वो दिखना अच्छा चाहिए, और वो काम रोमन रेंस और जेकब फाटो ने सही से कर दिया। अब रोमन रेंस यहाँ पे अपना मोमेंटम गेन करते हैं, बिग बूट वगैरह लगा रहे हैं, सुपरमैन पंच के लिए भी वो जाते हैं, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाते उसको। जेकब फाटो ने उसके ऊपर काउंटर कर दिया, लेकिन फिर जब पॉपअप समोन ड्रॉप के लिए जाते हैं तो वो मिड एयर टाइप का रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगाया। इसके बाद रोमन रेंस स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन टोंगन ग्रिप में फंसा दिया, जो रोमन रेंस के लिए सबसे बड़ा खतरा था इस मैच में। अब जेकब फाटो ने रोमन रेंस को बाहर भी गिरा दिया है। इसके बाद डाइव करते हैं बाहर की तरफ जेकब फाटो, लेकिन रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच के साथ उसको ब्लॉक कर दिया। और रोमन रेंस देखो भैया अब लगाता अपना दिमाग, उसने बोला ये टोंगन ग्रिप में ही मुझे फंसाता है, अगर मैं इसका हाथ ही तोड़ दूं। रोमन रेंस ने वो टूल बॉक्स निकाला, सबसे पहले तो अनाउंसर डेस्क के बीच में रख के उन्होंने वो टूल बॉक्स ही दे के मार दिया सीधा जेकब फाटो के हाथ में। और उसके बाद जब वो स्टील स्टेप्स पे भी उनका हाथ था तो दोबारा से वहां पे मतलब वो पूरा
जो फिंगर है जेकब फाटू का, जो पूरा हाथ है उनका, जो पूरा पाम है, उसको वो क्रश करना चाह रहे हैं कि ये मुझे लगा ही ना पाए इसके बाद अपनी टोंगन ग्रिप। फिर रोमन रेंस टेबल स्पीयर के लिए भी जाते हैं, लेकिन जेकब फाटू वही बंदा भाई, इसे कितना ही मार दो पता नहीं कैसे जाग जाता है, दोबारा से वो जाग जाते हैं और जब तक हुआ करके रोमन रेंस सीधे हुआ भी उससे पहले ही जेकब फाटू वहां पे आ जाते हैं। बैरिकेड वाला स्पीयर भी रोमन रेंस ने बहुत सही मारा था, वहां पे 2 बंदों को भी प्लांट किया हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू ने, तो वो मूवमेंट को और अच्छा बनाता है। जब उन्होंने मार दिया उनको, बैरिकेड पे जाके फोड़ दिया जेकब फाटू को, तो वो 2 बंदे हैं वो भी ऐसे गिरते हैं कि भाई लगा कि बड़ा केओस सा मच गया है और कुछ बहुत गंदी तरीके से लगी होगी जेकब फाटू और सिक्योरिटी वाले बंदों को भी। अब इसके बाद रोमन रेंस रिंग में लेके जाते हैं, स्पीयर उन्होंने लगा दिया लेकिन जेकब फाटू ने उसके ऊपर किकआउट कर दिया और रोमन रेंस की ट्रैश टॉकिंग भी शुरू हो जाती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं अकेले नहीं कर सकता, मैं सब कुछ अकेले भी कर सकता हूं, मैं तो तुम्हें भी आगे लेके जाना चाहता हूं, ऐसा करके वो ट्रैश टॉकिंग बोलते हैं। और ये बोलते बोलते उन्होंने जो भी टर्न बगल के सारे ही वो बकल पैड्स होते हैं उसको निकालना भी शुरू कर दिया और फिर जेकब फाटू ने जो अपनी ग्रिप में फंसाया तो भाई वो ग्रिप लगा ही नहीं पाए सही से, जो रोमन रेंस का मोटो था उनके हाथ को क्रश करने के लिए। इसके बाद रोमन रेंस सुपरमैन पंच लगाते तो हैं, लेकिन जेकब फाटू भाई अपना वो जो इमोट करता है नाचने वाला, वो नाचते ही रहता, उसको कुछ हुआ नहीं, वो गिर भी नहीं रहा और जेकब फाटू ने भी स्पीयर लगा दिया रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। और अब आता है बिल्कुल रोमन रेंस का सिग्नेचर, जो कि उन्होंने अपने हील वाले ट्राइबल चीफ वाले टाइम में बहुत यूज किया था। पॉपअप समोन ड्रॉप लगाया, मूनसॉल्ट लगाया और उसके बाद जब पिनफॉल करने के लिए जाते हैं जेकब फाटू, तो रोमन रेंस ने ऐसे जो क्या मतलब जैसे वो किकआउट करते हैं तो ऐसे करके किया जो कि सीधा मेन सामान पे जाके लगता है जेकब फाटू के, और रेफरी ने ऑब्वियसली उस चीज को नहीं देखा। फिर एक्सपोज टर्न बगल पे बहुत बार रोमन रेंस ने जेकब फाटू को मारा, टेबल पे जाके उन्होंने स्पीयर लगा दिया जो कॉर्नर पे कब से सजा पड़ा था किसी के पिटने के लिए, और फिर एक और स्पीयर लगा के रोमन रेंस ने इस मैच में जेकब फाटू को पिन कर दिया है, अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया, अपनी ऊला फाला को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया और अपने ट्राइबल चीफ के स्टेटस को भी उन्होंने बरकरार रखा है। और मैच के बाद जेकब फाटू थे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, रोमन रेंस से ले भाई हो गई तेरी सारी बात, कर दिया तूने, हरा दिया मुझे, ऐसे करके बहुत ही ज्यादा चौड़ में चले जाते हैं। वो ऊसोस वहां पे आते हैं, जे ऊसो ने माला पहना दी और डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक स्पॉट और किया था यहाँ पे, जब सोलो सिकोवा और एमएफटी भी वहां पे होते हैं तो जेकब फाटू उनकी तरफ भी देख रहे थे, लेकिन रोमन रेंस जे ऊसो को बोलते हो भाई उसे लेके आ, ये अब तो इसे हमारे गैंग में ही आना है, तो वहां पे ऐसे तालियां बजा बजा के जे ऊसो ने बुला रहा है जल्दी आ जल्दी आ, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो स्पॉट किया सोलो सिकोवा और उनके एमएफटी के बंदों को लाके, ये डब्ल्यूडब्ल्यू हमको बताना चाह रही है कि भाई इस ब्लड लाइन की स्टोरी में एमएफटी का भी कुछ ना कुछ साइड से रोल होने वाला है। तो आज के क्लैश इन इटली के शो को देखो मैंने तो एंजॉय किया, अगर इसको रेट करने की बात करें तो मैं करूंगा 4.25 स्टार। शो का जो ओपनिंग मैच था उससे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू को उस वे में शायद नहीं जाना चाहिए था। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R पंत वाला कोड आप यूज कर लेते तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चैनल पे इसके बाद दूसरी वीडियो भी आने वाली है, इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।